विजय जी, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे ने, जो खुद भी कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत ही आपत्तिजनक एक बयान दिया। सनातन उन्मूलन का कहा कि इनको तो ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए जैसे डेंगू को, मच्छर को, दूसरी बीमारियों को खत्म किया जाता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन इस मामले का नोटिस अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया नहीं है। 264 हस्तियों ने सीजेआई को पत्र लिखा है और इन हस्तियों में पूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व राजदूत, पूर्व पुलिस अधिकारी और कई जानी मानी हस्तियां हैं। ये जो आरोप लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि वो सेलेक्टिव तौर पर स्वतः संज्ञान लेता है, अगर इस मामले में उसने स्वतः संज्ञान नहीं लिया और हेट स्पीच को लेकर के उसका एक फैसला आ चुका है, उसके निर्देश आ चुके हैं कि संबंधित सरकार पुलिस स्टेशन को उस पर मामला दर्ज करना होगा, कड़ी कार्रवाई करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तमिलनाडु के मामले में अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए है सुप्रीम कोर्ट? सर, ये अपने आप एक मिस्ट्री है। अब सीजीआई साहब के भी ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि देखिए आज की दुनिया में, समाज में आप कुछ छुपा नहीं सकते। सोशल मीडिया है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम बिजी थे। आप एक लाइन का नोटिस ऑलवेज इशू कर सकते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को आप डायरेक्शन दे सकते थे, सबमिट द डिटेल्ड रिपोर्ट। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को आप बोल सकते थे तमिलनाडु के कि सबमिट द रिपोर्ट, व्हाट एक्शन यू हैव टेकन। अब उम्मीद यह है कि चलिए आज 370 में आप बिजी थे, अब 370 की कार्रवाई खत्म हो गई, क्या कल चीफ जस्टिस इस बात का संज्ञान लेंगे? हो सकता है। अब समझना इस बात को है कि अब चीफ जस्टिस साहब क्या कह सकते हैं और क्यों नहीं लिया या लेंगे। अब मुझे लगता है कि हमें 1-2 दिन इस पे इंतजार करना चाहिए और इमीडिएटली हम उस पर जंप ना करें, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पे वो इस समय बिजी होंगे। हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये कह सकते हैं एज ए सिटीजन कि भाई, क्योंकि 370 का मामला भी काफी गंभीर है, तो हो सकता है कि ओवरसाइट हो, टाइम ना दिया हो या उस पर निर्णय लेना हो। तो इस हफ्ते हम देख लेते हैं, और नहीं तो फिर जनता के सामने ये बातें तो सामने आएंगी ही। सर, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आपने बाकी जगह पे तो निर्णय लिए, आपने जिस तरह से बाकी जो हिंदू धर्म के रिलेटेड लोग थे उन्होंने अगर कोई एतराज उठाया है तो उसको लेके, बाकी चीजों को लेके, लेकिन तमिलनाडु पे शांति क्यों? तो सवाल उठेगा सर। ये जो इंडी अलायंस है, डीएमके इसका हिस्सा है। जब बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, बवाल हो गया और मीडिया में, सोशल मीडिया में गंभीर तरीके से ये मामले को उठाया गया, तो कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर किया, कहा कि साहब इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि आपके ही बीच के ये व्यक्ति हैं, गठबंधन दल है, तो आप उससे अपने को अलग क्यों नहीं करते या उसको अपने आप से अलग क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल इसी से संबंधित कि अगर इसी तरह की टिप्पणी कोई दूसरे धर्मों के बारे में कर देता, तब भी क्या ये इंडिया अलायंस जो है इतनी ही खामोशी से इस पूरे प्रकरण को गुजर जाने का इंतजार करता? सर देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है ना, दिस इज ए स्पाइनलेस अलायंस। ये मजबूरी का अलायंस है, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इस अलायंस के पास अभी तक ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। ये एक मजबूरी में, जिसको कहते हैं ना, एक झुंड बन गया है सर, बाय डिफॉल्ट। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब नदी के किनारे या तालाब के अंदर पत्ते गिरते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट बहते बहते किनारे पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कोई लाता नहीं है वहां पे।
वो लहरें चल रही होती हैं, वो थपेड़े खा खा के उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो सब जाके वो किनारे के इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास कहीं जाने का, और खुद में कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपना रास्ता खुद बना सके। तो ये मजबूरी का गठबंधन है। अब ये मजबूरी का गठबंधन पहले बना, अब इसमें से इनमें से किसी की हिम्मत ये नहीं है कह के कि देखो तुमने गलत किया, क्योंकि जो भी आदमी बोलेगा तुमने गलत किया, सामने से एक ही लाइन का जवाब आएगा, यार अपने गिरेबान में भी तो झांक लो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो दूध का धुला है? सबने हिंदू धर्म को गाली दी है, सबने सनातन धर्म को गाली दी है, तो आज आप किस मुंह से चौधरी बन रहे हो कि साहब हम बिल्कुल ईमानदार हो गए यहां पे? पहला सवाल। दूसरी बात इस पूरे मुद्दे में आके आती है सर, कि इनके पास ये कह के कि साहब हम आपको हटा देंगे या ग्रुप से हटा देंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एमपीज तो डीएमके गई हैं, और अगर उस ग्रुप में से हट जाए और डीएमके एब्सटेन हो जाए किसी भी इलेक्शन मुद्दे पे, तो इनका तो कोई एजेंडा सुप्रीम को मतलब कि इसमें पार्लियामेंट में तो टिकने वाला वैसे ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत बची खुशी उम्मीद है कि राज्यसभा में अगर कल को ये डिसाइड कर ले डीएमके की यार हमें इनके साथ खड़े ही नहीं होना है, एब्सटेन ही रहेंगे, तो बीजेपी के लिए तो वॉक ओवर हर डिसीजन में, तो ये कुछ वैसे भी कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस ग्रुप से उम्मीद करना कोई बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं है या लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि इनका कोई ना आधार है, ना एजेंडा है, ना इनका कोई कार्यक्रम है। ये मजबूरी के लोग हैं, मजबूरी के मारे हुए लोग हैं। ये सब डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो एक दूसरे के लिए तिनके बने हुए, सब डूबेंगे लेकिन एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ के तिनके की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। अब रही बात इस पूरे प्रोसेस में कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी इन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया? सर अच्छी बात तो एक हो गई, ये स्टेटमेंट पूरी जिंदगी अगले 50 साल तक भारत की राजनीति में इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीजेपी जब भी अपोजिशन को घेरने की कोशिश करेगी, ये स्टेटमेंट सामने आएगा, भैया सनातन धर्म को इरेडिकेट करने वाले थे ना तुम, क्या हुआ? आप क्या स्टैंड लेंगे? हर पत्रकार, जिस पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता शुरू करी, अगर उसको कोई ये पूछा जाए कि तुम किसी भी नेता से एक सवाल क्या पूछोगे, तो कहेगा साहब मैं आपको ये बताइए आपका जो डीएमके का स्टेटमेंट है उस पर आपका क्या स्टैंड है, और सामने वाला नेता हकपका जाएगा। ये स्थिति ऐसी कर दी है डीएमके ने कि अब इनसे ना निगले उगलता है ना उगले जाता है, फंस गए हैं, गले की हड्डी बन गई अब ये। और ये पूरी जिंदगी बीजेपी को जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र दे दिया इन्होंने। अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पहला सवाल ये पूछेंगे डीएमके के स्टैंड पे आपको क्या कहना है। ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा, और हर पत्रकार मजे ले लेके पूछेंगे। वो अगर यूपी में जाएंगे तो वहां उनसे मजे लिए जाएंगे, वो महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां उनसे मजे लिए जाएंगे। तो ये तो इनके लिए एक नासूर बन गया है सर, और ये हमें अब देखना है कि ये क्या स्टैंड लेते हैं। ये उस स्टैंड लेंगे नहीं, इसलिए उम्मीद करना बेकार है। लेकिन बैठे बैठाए इन्होंने बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। ये वो इन्होंने करेंसी नोट दे दिया जो हर जगह हर परिस्थिति में चलेगा। ये इनकी लिए आफत हो गई है। आखिर में एक टिप्पणी में राष्ट्रपति के उस निमंत्रण पत्र पर जो चर्चा हो रही है पूरे दिन से, जिसमें कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई है, और अब जो ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत बड़ा संकेत मिल गया है कि 5 दिन का जो स्पेशल सेशन न्यू पार्लियामेंट का बुलाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया को हटा करके देश का नाम परमानेंटली भारत कर दिया जाए। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हटाने की कोई बात है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइस है, इंडिया और भारत, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सरकार ने अगर ये निर्णय ले लिया है कि हम भारत इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई एतराज है या इसमें कोई मतलब कि इलीगल एक्ट हुआ है। और जैसे जैसे इस भारत के नाम की चर्चा होगी, तो सर मेरा तो एक ही कहना है कि आपके पास 2 नाम है। एक आप
या अपनी जिंदगी में भी आप अपने आप को कैसे जानना चाहेंगे? आप अपना स्टेटस समाज में दिखाना चाहेंगे अपने सामाजिक एड्रेस के कारण, या आप दिखाना चाहेंगे अपनी कल्चरल वैल्यूज से? अगर किसी भी सभ्य इंसान से ये पूछो कि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बोलिए कि साहब मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं, या बोलिए कि मैं फलाने मंदिर के पास रहता हूं, कौन सा ज्यादा अच्छा रखेगा आपको? या मैं किसी यूनिवर्सिटी के पास रहता हूं, या मैं, मतलब कहने का मतलब है एक है संस्कारी नाम और एक है लोकेशन का नाम। तो आप अपने आप को लोकेशन से पहचानना चाहेंगे या आप अपने आप को संस्कार से पहचानना चाहेंगे? फर्क इतना ही है। इंडिया एक लोकेशन का नाम है कि इंडस के बाद जो एरिया है वो इंडिया है, वो लोकेशन है, वो आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे है। और भारत एक आपकी संस्कृति। तो आप अपने आप को कैसे जानना चाहेंगे, अपनी संस्कृति से या अपनी लोकेशन से? बस डिफरेंस इतना है। तो जिन लोगों के पास संस्कृति नहीं है वो एड्रेस देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं आई लिव इन साउथ दिल्ली। अरे भैया, वहां क्या कोई बहुत बड़ा कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप रहता है या क्या होता है? आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसी से पूछो वेयर डू यू स्टे, आई स्टे इन साउथ दिल्ली। नाम नहीं बताएंगे, जगह नहीं बताएंगे, क्योंकि साउथ दिल्ली में भी ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनियां बहुत है। और अगर आप उनसे पूछते हैं डिटेल में तो पता लगता है कि ये लास्ट लेन में कहीं किसी साउथ एक्स के पीछे जो गांव है ये वहां का एरिया बता रहे हैं, क्योंकि वहां सस्ते में किराए में घर मिल जाते हैं। तो दुनिया में आदमी कैमोफ्लेज करता है, हकीकत को छुपाता है ताकि समाज में उसका स्टेटस बने। तो कभी लोग लोकेशन का साथ लेते हैं और कभी लोग अपने वैल्यूज, अपने संस्कार का साथ लेते हैं। तो ये लोगों के ऊपर है कि भारतीय समाज अपने आप को कैसे जानना पहचानना चाहेगा, लोकेशन से या संस्कारों से। आज डिबेट सिर्फ इस बात को लेके। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण है कि मैं तो कहूंगा कि भारत को अपने संस्कारों को सामने रखना चाहिए, और भारत नाम से अच्छा नाम कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात तो ये है कि हकीकत तो ये है कि जब आपने आजादी के समय में पाकिस्तान बनाया था तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान हो जाना चाहिए था, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता। तो जो आज डिबेट चल रही है सेक्युलरिज्म की और ये और वो भी अपने आप में खत्म हो जाती कि भाई आपने पाकिस्तान मांगा था, आप हमें हिंदुस्तान दे दो, खत्म हो गई बात, झगड़ा खत्म। उस समय फिर वो मूर्खता की गई, लेकिन वो मूर्खता की गई इसलिए आज तक हम कीमत उठा रहे हैं। गलती करेंगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वो देश चुका रहे। और ये जो इंडी अलायंस कह रहा है कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, इसलिए इंडिया को हटा करके भारत लाना चाह रहे, मोदी को इनसे क्यों डरना चाहिए वैसे? सर मुझे तो लग रहा है कि ये अगर डरते नहीं तो ये इकट्ठे नहीं होते। मजबूरी तो ये है कि ये खुद डरे हुए। अब होता है ना सर कि अब जो आदमी कमजोर होता है ना वो ज्यादा शोर मचाता है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, क्योंकि जनता को दिख रहा है ये कमजोर है, लेकिन ये बार बार ये बोल के जनता के सामने एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम हिम्मत वाले हैं। अरे भाई तुम हिम्मत वाले हो तो आराम से बैठो ना, क्यों उछल कूद कर रहे हो? धैर्य रखो। हिम्मत में अगर आप ताकतवर होते हैं तो ताकतवर की पहली निशानी होती है धैर्यता। वो विचलित नहीं होता। कभी आपने हाथी को विचलित होते देखा है? उसको पता है कि यार कोई आमने सामने आएगा, एक हल्का सा हाथ मारूंगा लपेटे में आ जाएगा। तो जो ताकतवर होते हैं ना वो छिछली हरकतें नहीं करते, और जो छिछली हरकतें कर रहे हैं वो ताकतवर नहीं है। अगर ये सारे ग्रुप ताकतवर होते, इनमें अपने में कुछ क्षमता होती, तो ये 26 ग्रुप का अलायंस बनता क्या सर? आप सोचिए जरा। ये सारे के सारे ग्रुप मार्जिनलाइज हो चुके हैं मेन लाइन पॉलिटिक्स से, तो ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने आप को एक बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो इसलिए इस तरह की गीदड़ बक्की को सर सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और जो हिंदुस्तान का आज जो आम आदमी है वो बहुत समझदार है सर। आप सोशल मीडिया पे कमेंट देख लीजिए लोगों के, लोग वो सब बातें लिख रहे हैं जो किसी जमाने में, अगर मैं ये कहूं कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम सोचते थे कि शायद कुछ अखबारों के या टीवी पे जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं वही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हीं को सब पता है, क्योंकि वही चीजें जनता के सामने आती थी, हम तो रिसीविंग एंड पे होते थे। लेकिन आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे हैं
साफ जाहिर होता है कि जनता सब जानती है कि क्या तमाशा हो रहा है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये चीजें अब छुपी नहीं है। अब इंडिया अलायंस को कुछ तो बोलना है, तो वो बोलेंगे। उसके बाद वो क्यों नहीं बोलेंगे कि साहब हमसे डर गए? वो क्या बोल सकते हैं कि मोदी जी को हमने डरा दिया या मोदी ने हमको डरा दिया? मतलब इसका कोई मतलब है? ये राजनीति है यार। आप मुद्दों की बात करो। डरा दिया, मोदी घबरा गए, इस तरह की तो ठीक है। अब जिसकी जितनी सोच है वो उतने विचार रखेगा। अब उनकी यही सोच है तो ये है। अब हम क्या कर सकते हैं? उनकी सोच उनको मुबारक, बाकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। हिंदुस्तान की जनता, मैं इस बात को कहूंगा सर कि आप तो खैर मेरे से ज्यादा ग्रामीण विचारधारा में रहे हैं और ग्रामीण परिदृश्य आपने देखा है। मैं तो जब किसानों के बीच में अपने प्रोफेशनल कैरियर में जाता था और जब मैं गांव में चौपाल में पेड़ के नीचे बैठ के कभी लस्सी पी रहे हैं, कभी गप्पे मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, तो वहां अक्सर पूछते थे कि और ताऊ जी क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, कौन आएगा दिल्ली में, कौन आएगा यहाँ पे? और वो गांव का आदमी जिसको हम अनपढ़ मानते थे, जिसके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वो बोलता था बाबूजी देखो ऐसा है कि ये ऐसे ऐसे होगा। उसका अपना एनालिसिस था। मैं इसलिए बोलता हूं कि हिंदुस्तान, आम हिंदुस्तानी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ग्रामीण व्यक्ति है वो पॉलिटिकली अर्बन लोगों से ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है और उसका पॉलिटिकल विजडम शहर के लोगों से ज्यादा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप गांव में किसी बुजुर्ग से बात करिए पॉलिटिक्स के बारे में कि यार ताऊ क्या लग रहा है यहाँ पे, कौन आएगा इस बार? तो कहे यार यहाँ आप देखो हवा का रुख तो बीजेपी का है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, तो कांग्रेस वाले बोल रहे। अरे छोड़ो सर, क्यों, क्या नाराजगी हो गई? और वो बताओ जो व्याख्यान करता था कि देखो ये घटनाएं हुई, आपको ताजा होता है यार मुझे इतना याद नहीं है, ताऊ को याद है। तो सर जो पॉलिटिकल विजडम है हिंदुस्तान के एक आम जनमानस में, चाहे वो लिटरेट हो, केजरीवाल साहब बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो पढ़े लिखे तो स्टालिन का बेटा भी है जिसने तो स्टेटमेंट दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि यार हमें मंत्री ना पढ़े लिखे नहीं चाहिए, हमें संस्कारी चाहिए। केजरीवाल जो बार बार बोलते हैं कि पढ़ा लिखा मंत्री होना चाहिए, नहीं चाहिए यार। हमें संस्कारी मंत्री, संस्कारी नेता चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। पढ़े लिखे भी तो मूर्खता कर ही रहे हैं। स्टालिन के बेटे ने क्या बोला है? ये क्या पढ़े लिखों की निशानी है? और खुद तो केजरीवाल विधानसभा में कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। सर वो तो संस्कार है ना उनके। मैं इसीलिए बोल रहा हूं संस्कारी चाहिए। अगर केजरीवाल साहब बोलते हैं कि वो संस्कारी हैं तो अपने भाषण खुद सुन ले। तो ये समस्या हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम।